नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस ऑनलाइन मंच प्रोटॉन टेक्निक क्लासेज पर। दोस्तों, हमने कल बात की थी सर्किट के बारे में, परिपथ के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि परिपथ किसे कहते हैं। बंद व पूर्ण मार्ग वाला अपना परिपथ कहलाता है। उसके बाद हमने परिपथ में पढ़ा था किस भाग को अपन क्या कहते हैं, जिसमें सबसे पहला अपन ने बात की थी सक्रिय परिपथ की, कि जिसमें अपन क्या लगाते हैं, सक्रिय कंपोनेंट लगा हो आपका सक्रिय परिपथ कहलाता है। और सक्रिय कंपोनेंट में अपन ने क्या काम में लिया था, बैटरी या कुछ भी अपन जो भी अपन बैटरी या उसके अलावा जनरेटर है, अल्टरनेटर है, कुछ भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। यह अपन ने बात की थी सक्रिय घटक के बारे में, सक्रिय परिपथ के बारे में। अब सक्रिय घटक अपने दो भागों में विभक्त कर दिया था। एक था आपका वोल्टेज स्रोत, एक था आपका धारा स्रोत। जो वोल्टेज स्रोत था उसका आंतरिक प्रतिरोध बिल्कुल आपका आंतरिक प्रतिरोध 0 होगा अगर अपन आदर्श की बात करेंगे तो। और अगर व्यवहारिक तौर पे बात करेंगे तो वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होगा निम्न। धारा स्रोत की बात करते हैं तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध रहेगा अधिकतम। अगर आदर्श की बात करेंगे तो रहेगा अनंत। अगर व्यवहारिक तौर पे बात करेंगे व्यवहारिक तौर पे बात करेंगे अपने धारा स्रोत की, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा मैक्सिमम। यह अपन ने कल बात कर ली थी सक्रिय कंपोनेंट दो प्रकार के, वोल्टेज और धारा के बारे में। उसी क्रम में आज हम उसी के दूसरे पार्ट की बात करते हैं, परिपथ के दूसरे भाग की। पहले भाग की अपन ने बात कर ली इनपुट की, जहां अपन वोल्टेज दे रहे हैं। दूसरे भाग की बात कर रहे हैं जहां लोड लगा होता है। उस भाग को अपन क्या कहते हैं, तो दूसरा भाग आपका है असक्रिय घटक। असक्रिय घटक, लोड के बारे में बात कर रहे हैं अपन, जिसका नाम है आपका असक्रिय घटक। अब ये असक्रिय घटक क्यों कहलाता है, क्यों कहलाएगा असक्रिय घटक? वो आपका सक्रिय घटक क्यों कहला रहा था? इनपुट रूप में अपन जो वोल्टेज दे रहे थे, बैटरी लगा रहे थे, क्योंकि वो 24 घंटे ऊर्जित रहता है। जब भी अपन टर्मिनल पे कोई लोड लगाएंगे वो सप्लाई देना चालू कर देगा 24 घंटे वो, या उसके पास हर टाइम क्या रहता है, ऊर्जा रहती है। असक्रिय घटक जो स्टार्टिंग अवस्था में सक्रिय नहीं रहता, उसको सक्रिय करवाना पड़ता है। उस कंपोनेंट को अपन क्या कहेंगे, असक्रिय। अब असक्रिय में लोड आपका आता है, मेन आपका लोड है। अब लोड के रूप में अपन क्या क्या यूज में लेते हैं, उसी के आधार पर असक्रिय घटक को दो भागों में बांट दिया है। पहला आपका है असक्रिय घटक में ऊर्जा एकत्रित करने वाले, ऊर्जा को इकट्ठा करने वाले। और आपका दूसरा है ऊर्जा को उत्सर्जित करने वाले। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं असक्रिय घटक के बारे में। एक बार मैं दोबारा से डायग्राम बना देता हूं इसका यहाँ पे। ये आपका लोड हो गया, जिसको अपन ने कहा है असक्रिय घटक। ये आपकी बैटरी थी, इसके बारे में अपन ने कल बात की थी, सक्रिय घटक। असक्रिय घटक दो प्रकार में विभाजित हो गया आपका, ऊर्जा एकत्रित करने वाला, ऊर्जा को निकालने वाला। असक्रिय घटक हुआ क्या आपका, लोड को आपने दो भागों में विभाजित कर दिया है, एकत्रित करने वाला और निकालने वाला। अब ऊर्जा इकट्ठा करने वाले ऐसे कौन कौन से आपके कंपोनेंट हैं जो ऊर्जा इकट्ठा करते हैं? हर प्रकार का लोड आपका किस प्रकार का रहेगा, लगभग जो भी लोड है आपका वो है ऊर्जा इकट्ठा करने वाले, ऊर्जा को उत्सर्जित करने वाले। दो प्रकार के आपके असक्रिय घटक हो गए। ऊर्जा इकट्ठे करने वाले कौन कौन से घटक हैं, ऊर्जा को उत्सर्जित करने वाले कौन कौन से घटक है, कौन सा लोड है जो ऊर्जा निकालता है, ऐसा कौन सा लोड है जो आपके ऊर्जा को इकट्ठा करता है, उसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा एकत्रित करने वाले। ऊर्जा इकट्ठा करने वाला कंपोनेंट आपका एक है इंडक्टर और दूसरा है कैपेसिटर। दोस्तों, ये दो हैं
कंपोनेंट इंडक्टर और कैपेसिटर, जिसके बारे में अपन बाद में अच्छी तरह बात करने वाले हैं। पूरा बेसिक तौर पे इंडक्टर और कैपेसिटर आपको अच्छी तरह समझाया जाएगा आगे की क्लासों में। अभी अपन यहाँ केवल इतना बात कर रहे हैं कि ऊर्जा इकट्ठा करने वाले कंपोनेंट आपके कौन कौन से हैं। यहाँ बात करें अपन ऊर्जा को उत्सर्जित करने वाले कंपोनेंट, तो ऊर्जा को उत्सर्जित कौन करता है? केवल एक आपका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस क्या करता है? ऊर्जा उत्सर्जित करता है। जैसे अपन बात करते हैं किसी हीटर की प्लेट जो वाइंडिंग रहती है आपकी नाइक्रोम की रहती है, वह क्या करता है? ऊर्जा को बाहर निकालता है। आपका लैंप है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है, प्रतिरोध है, ऊर्जा को बाहर निकालता है, इकट्ठा नहीं करता है। आपने जैसे सप्लाई दी, वह क्या करेगा? उसको उष्मा के रूप में बाहर निकाल देगा। लेकिन जो आपका इंडक्टर और कैपेसिटर है, इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करेंगे? ऊर्जा इकट्ठा करते हैं। कौन से रूप में करते हैं, यह भी अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर किस रूप में ऊर्जा इकट्ठा करता है? इंडक्टर किस रूप में ऊर्जा इकट्ठा करेगा आपका? तो वह करता है आपका चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। इंडक्टर हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को इकट्ठा करता है। दूसरा है आपका कैपेसिटर। ये किस रूप में ऊर्जा इकट्ठा करता है? कैपेसिटर करता है आपका वैद्युतिक क्षेत्र के रूप में। ये आपके 2 सवाल कंप्लीट हो गए यहाँ पे। पहला सवाल कि इंडक्टर, कई बार पूछा गया है सवाल ये वाला, इंडक्टर किस रूप में अपनी एनर्जी स्टोर करता है? तो वह आएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। अगर कैपेसिटर की बात करते हैं, कैपेसिटर किस रूप में एनर्जी स्टोर करेगा? वह करेगा वैद्युतिक क्षेत्र के रूप में। ये 2 सवाल कन्फर्म हर लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 सवाल यहाँ से कंप्लीट हो गए। यहाँ अपन सबसे पहले बात करें ऊर्जा इकट्ठा करने वाले कौन कौन से हैं? इंडक्टर और कैपेसिटर। ऊर्जा को निकालने वाला, उत्सर्जित करने वाला कौन कौन है? प्रतिरोध। केवल एक ही है। अब बात कर रहे हैं अपन इंडक्टर, जो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में इकट्ठा करता है, वैद्युतिक क्षेत्र के रूप में करता है आपका कैपेसिटर ऊर्जा को इकट्ठा। ये ऐसा क्यों करते हैं, थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं इसके बारे में। बाकी इसकी व्याख्या अपन अगली क्लास में, जब भी आपका इंडक्टर और कैपेसिटर अपन पढ़ाएंगे, उसमें बिल्कुल पूरा बेसिक रूप से अपन इंडक्टर को उठाएंगे और हाई लेवल तक लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ अपन बात कर रहे हैं, नॉर्मली थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के रूप में क्यों इकट्ठा करता है और ये वैद्युतिक क्षेत्र के रूप में क्यों इकट्ठा करता है। एक ही स्रोत से लगे हुए हैं, एक ही सप्लाई से लगे हुए हैं, फिर भी यह करता है चुंबकीय और वैद्युतिक रूप, अलग अलग रूप में ये ऊर्जा को इकट्ठा करेगा। यहाँ जो इंडक्टर आपका, यहाँ अपन इंडक्टर की बात कर रहे हैं थोड़ी सी। इंडक्टर जो ऊर्जा इकट्ठा करता है उसका फॉर्मूला, यह भी कई बार पूछा जाता है। तो इंडक्टर का जो ऊर्जा इकट्ठा करेगा वो होता है आपका 1/2 Li², जहाँ L का मतलब होता है कुंडली का इंडक्टेंस, I का मतलब है धारा। इंडक्टर जो ऊर्जा इकट्ठा करेगा वह 1/2 Li² से, कई बार पूछा गया सवाल है कि इंडक्टर किस रूप में ऊर्जा इकट्ठा करेगा? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। और इसका फॉर्मूला क्या है आपका? 1/2 Li²। अब बात कर रहे थे अपन कि इंडक्टर जो ऊर्जा इकट्ठी कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र के रूप में कर रहा है, लेकिन ये क्यों कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र क्यों कहा अपन ने? इसको वैद्युतिक क्षेत्र क्यों नहीं कहा? इसको इसलिए कहा, यहाँ पे अपन देखो फॉर्मूले में क्या है, यहाँ पे धारा I की बात कर रहे हैं। जो करंट है आपकी, जिस भी चालक तार के पास जहाँ पे भी धारा बहेगी, उस धारा बहने वाले चालक तार के चारों तरफ बनने वाला क्षेत्र किस प्रकार का होगा? चुंबकीय क्षेत्र प्रकार का। दूसरी बात है, अपन बात कर रहे हैं वैद्युतिक क्षेत्र की। मान लो कि अपने पास ये एक चालक तार है, इसमें आपने सप्लाई दी V, तो इसके चारों तरफ बनने वाला क्षेत्र किस प्रकार का रहेगा आपका? केवल वैद्युतिक क्षेत्र। वोल्टेज इस तार में है तो किस प्रकार का क्षेत्र बनेगा? वैद्युतिक क्षेत्र। लेकिन अगर इस तार में धारा भी प्रवाहित हो गई, धारा भी बह रही है, तो किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बनेगा? साथ में फिर एक और चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, उसका नाम रहेगा आपका चुंबकीय क्षेत्र।
तो कहने का मतलब जब वोल्टेज रहेगी तब आपका विद्युतिक क्षेत्र आता है, अगर वोल्टेज के साथ में धारा भी बह रही है, लोड लगा हुआ है, तो वह आपका चुंबकीय क्षेत्र आता है। तो सवाल आया था एक बार कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन बह रहे किसी चालक तार में, उसके चारों तरफ बनने वाला क्षेत्र किस प्रकार का रहेगा, तो आंसर क्या रहेगा आपका, विद्युतिक और चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रकार का उस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। जो भी क्षेत्र रहेंगे दोनों रहेंगे अगर धारा बह रही है तो। लेकिन अगर हम बात करते हैं केवल वोल्टेज की, तो वोल्टेज के चारों तरफ कौन आता है, केवल विद्युतिक क्षेत्र। अगर अपन धारा भी बह रही है साथ में तो फिर चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ अपन बात करें सबसे पहले इंडक्टर, जिसका फॉर्मूले के आधार पे अपन बात कर रहे हैं कि 1/2 Li²। यहाँ अपन करंट की बात कर रहे हैं, इंडक्टर में से करंट की बात कर रहे हैं। ये करंट रहेगी तो इसके चारों तरफ बनने वाला क्षेत्र किस प्रकार का रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र प्रकार का। लेकिन यहाँ वोल्टेज भी है अभी, इसका मतलब पहली कंडीशन जब आपने इस इंडक्टर को सप्लाई दी V, उस कंडीशन में इस इंडक्टर के चारों तरफ वैद्युतिक क्षेत्र भी रहेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी रहेगा, दोनों क्षेत्र रहेंगे मौजूद। लेकिन जैसे ही सप्लाई बंद करेंगे अपन, सप्लाई बंद करते ही वोल्टेज तो रह गई 0। अब ये इंडक्टर किस चीज़ को अपने पास रोकता है, ये अपन बात करने वाले बाद में, क्यों रोकता है। यहाँ पे इस इंडक्टर के पास धारा आई, यह है इंडक्टर करंट को अपने पास रोकता है, और करंट को रोक रहा है, इसका मतलब यह है इसके चारों तरफ बनने वाला क्षेत्र भी किस प्रकार का रहेगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र प्रकार का। इसलिए अपन कहते हैं कि एक इंडक्टर जो ऊर्जा इकट्ठी करता है, ऊर्जा रखता है, वो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में रखता है। क्योंकि इंडक्टर के पास जब सप्लाई हट जाती है, उस कंडीशन में केवल इंडक्टर अपने पास सप्लाई में से केवल धारा को अपने पास रोक के रखता है, और जिस प्रकार की उसके पास सप्लाई रहेगी वह उसी प्रकार का अपने पास क्षेत्र या ऊर्जा अपने पास इकट्ठी रखेगा। तो ये इंडक्टर की बात कर रहे थे, उसने ऊर्जा इकट्ठी की है 1/2 Li² के रूप में। यहाँ पे अपन करंट की बात कर रहे थे कि ये चुंबकीय क्षेत्र के रूप में क्यों इकट्ठी रखता है, क्योंकि जैसे सप्लाई हटेगी इंडक्टर से तो वह इंडक्टर क्या करेगा, धारा को अपने पास रख लेगा। धारा क्यों रखेगा ये भी अपन बाद में बात करने वाले हैं जब अपना इंडक्टर आएगा। तो जब धारा अपने पास रख रहा है तो उसके चारों तरफ बनने वाला क्षेत्र आपको किस प्रकार का रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र प्रकार का रहेगा। ये पहली कंडीशन। यहाँ से आपके सवाल बन गए कौन से, 1/2 Li²। ऊर्जा इकट्ठी किस फॉर्मूले के माध्यम से करता है, किस रूप में ऊर्जा इकट्ठी करता है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में करता है। अब बात कर रहे हैं अपन दूसरी, इंडक्टर के बाद में है कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में बात करें तो इसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो 1/2 CV²। ये फॉर्मूला होता है ऊर्जा इकट्ठा करने का, 1/2 CV², जहाँ C का मतलब है कैपेसिटेंस, V का मतलब है वोल्टेज। यहाँ अपन धारा की बात कर रहे थे तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा था। यहाँ फॉर्मूले के आधार पे सीधी अगर अपन दिमाग लगाए तो V है, और जहाँ वोल्टेज है, अभी अपन ने बात की थी वोल्टेज है किसी चालक तार में, तो उसके चारों तरफ बनने वाला क्षेत्र किस प्रकार का रहेगा, आपका वैद्युतिक क्षेत्र प्रकार का रहेगा। तो जैसे ही कैपेसिटर के ऊपर से सप्लाई हटती है, V सप्लाई जो अपन दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, तो सप्लाई हटने के बाद में ये कैपेसिटर क्या करेगा, यहाँ अपने पास वोल्टेज को रख लेगा, अपने पास आवेश रख लेगा। जैसे ही अपन क्या करते हैं, कैपेसिटर को सप्लाई देते हैं, कैपेसिटर की प्लेटें चार्ज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर चार्ज होने के बाद में अपने पास वोल्टेज रख लेता है। जैसे यहाँ से अपन वोल्टेज हटाते हैं, मेन सप्लाई हटाते हैं, तो कैपेसिटर की प्लेटें चार्ज होने के बाद में वोल्टेज और आवेश अपने पास रख लेती है। जो चीज़ इसके पास रहेगी उसी के अकॉर्डिंग इसके चारों तरफ क्षेत्र बन जाएगा। यहाँ ये क्या रख रहा है अपने पास, कैपेसिटर क्या अपने पास रख रहा है, क्या स्टोर कर रहा है, वोल्टेज को या आवेश को ये अपने पास रख रहा है। तो यहाँ पे इस कैपेसिटर के चारों तरफ किस प्रकार का क्षेत्र बनेगा, वैद्युतिक क्षेत्र। यही बात कर रहे थे अपन। इंडक्टर किस रूप में ऊर्जा इकट्ठा करता है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, क्योंकि वह करंट रोकता है सप्लाई हटने के बाद में। कैपेसिटर किस रूप में ऊर्जा इकट्ठा करता है, वैद्युतिक क्षेत्र के रूप में। क्यों करता है वो वैद्युतिक क्षेत्र में, क्योंकि जैसे ही सप्लाई हटेगी तो इसकी प्लेटें के ऊपर वोल्टेज रहेगी, और वोल्टेज के अकॉर्डिंग अपन कहते हैं कि वहाँ वैद्युतिक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अगर किसी चालक तार में धारा बह रही है, इसका मतलब उस चालक तार के चारों तरफ दोनों प्रकार के आपको क्षेत्र मिल जाएंगे, वैद्युतिक और चुंबकीय। लेकिन अगर केवल वोल्टेज है तो वोल्टेज के आधार पर अपन बताएंगे वैद्युतिक, अगर करंट है तो चुंबकीय क्षेत्र।
ये दोनों बात आपकी कंप्लीट है। ऊर्जा एकत्रित करने वाले आपने दो प्रकार के बता दिए, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ऊर्जा इकट्ठा करते हैं। किस किस रूप में करते हैं ये बात आपको पता लग गई। कौन से फॉर्मूले से करते हैं, दोनों फॉर्मूले कई बार पूछे गए हैं कि किस रूप में या इसका फॉर्मूला क्या है। तो 1/2 Li², जहाँ L का मतलब इंडक्टेंस, I का मतलब धारा, यहाँ पे C का मतलब कैपेसिटेंस, V का मतलब वोल्टेज है। तो ये होगी बात अपने वैद्युतिक और चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा इकट्ठे करने वाले कंपोनेंट की। अब बात कर रहे हैं अपन ऊर्जा को उत्सर्जित करने वाला। पहले बात कर लिया अपन ने, दोबारा और बता देता हूँ। प्रतिरोध है, सीधी सी बात है। प्रतिरोध जैसे अपन उसको सप्लाई देंगे, प्रतिरोध जहाँ पे भी होगा वह क्या करेगा, वैद्युतिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। ना तो अपने पास वोल्टेज रखता है और ना ही करंट रखता है। अगर दोनों चीज़ नहीं रखता वो, इसका मतलब वह सबका त्याग कर देता है। तो ये आपका है ऊर्जा को उत्सर्जित करने वाले, जिसमें आपके प्रतिरोध आ गए। ये है आपको ऊर्जा को इकट्ठा करने वाले इंडक्टर और कैपेसिटर। लगभग सभी आपके लोड इसी प्रकार के रहते हैं, या तो इंडक्टिव प्रकार का या प्रतिरोधी प्रकार का। कैपेसिटिव प्रकार का लोड है नहीं वैसे, लेकिन अपन यूज लेते हैं कैपेसिटर का, जहाँ पे भी अपन को ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे भी इंडक्टिव सर्किट ज़्यादा है तो वहाँ पे अपन कैपेसिटर लगा के उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ज़्यादातर अपन बात करते हैं कि कैपेसिटिव परिपथ वैसे मिलता नहीं है। अलग से लोड की बात करें कि एक लोड ही आपका कैपेसिटिव प्रकार का है, ये लोड कहीं काम में आ रहा है, वो अपन कैपेसिटिव प्रकार का काम में नहीं लेते हैं। ज़्यादातर अपन काम में लेते हैं इंडक्टिव प्रकार या प्रतिरोधी प्रकार। इंडक्टर में हर प्रकार के आपके पास ऐसी मशीनें आ गई है। तो यहाँ अपन बात करें तो ऐसा करे घटक की। ऐसा करे घटक आपका दो प्रकार का हो गया, ऊर्जा एकत्रित करने वाले, ऊर्जा को उत्सर्जित करने वाले। ऊर्जा इकट्ठा करने वाले इंडक्टर और कैपेसिटर आपके दोनों आ गए हैं। ऊर्जा निकालने वाला आता है प्रतिरोध। अब ऊर्जा इकट्ठा करने वाले में जो इंडक्टर है वो अपनी ऊर्जा 1/2 Li² के रूप में इकट्ठा करता है। कौन से रूप में करेगा, वो करेगा आपका चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, क्योंकि इंडक्टर अपने पास धारा रखता है जब उसके पास सप्लाई नहीं रहती है। कैपेसिटर का फॉर्मूला है आपका 1/2 CV², जहाँ C का मतलब कैपेसिटेंस, V का मतलब वोल्टेज। और यह अपना जो क्षेत्र है वो वैद्युतिक क्षेत्र के रूप में अपने पास ऊर्जा इकट्ठी रखता है। वैद्युतिक क्षेत्र में क्यों रखेगा, क्योंकि यह अपने पास वोल्टेज रखता है जब उसके पास सप्लाई बंद हो जाती है जाना। तो ये था अपने पास असक्रिय घटक। इससे पहले अपने सक्रिय घटक पढ़ा था। लोड के अपने दो भाग पढ़ लिया परिपथ के अपने, पहला असक्रिय और दूसरा असक्रिय। परिपथ ये पूरा एक बैटरी है, एक लोड है, लेकिन इनके नाम दे दिए अलग अलग, ये सक्रिय घटक और ये असक्रिय घटक। अब बात करते हैं अपन एक असक्रिय घटक की, असक्रिय परिपथ की। परिपथ के बारे में अभी अपन ने बात नहीं की है, केवल घटक आपने पढ़ लिया सीधा कि एकत्रित करने वाले, उत्सर्जित करने वाले। लेकिन अगर असक्रिय घटक, असक्रिय परिपथ की बात करेंगे तो परिपथ किसे कहेंगे, असक्रिय परिपथ वह परिपथ जिसमें केवल इंडक्टर लगा हो, कैपेसिटर लगा हो या प्रतिरोध लगा हो, जिसमें बैटरी नहीं लगी हो, सक्रिय घटक नहीं लगा हो, केवल वही परिपथ क्या कहलाएगा आपका, सक्रिय असक्रिय परिपथ। इसका वैसे सवाल नहीं आता, लेकिन अपन बात कर लेते हैं। असक्रिय परिपथ केवल उसमें एक प्रतिरोध होगा, एक इंडक्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा। ऐसा परिपथ है जिसमें अपन बैटरी नहीं लगाते हैं। बैटरी होगी तो वह आपका सक्रिय परिपथ बन जाएगा। केवल जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर या प्रतिरोध लगे हो, केवल ऐसा ही परिपथ आपका असक्रिय परिपथ कहलाता है। और असक्रिय परिपथ में अपन जो बात कर रहे हैं वो किस किस प्रकार के बात कर रहे हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर और प्रतिरोध। जहाँ इंडक्टर, कैपेसिटर आपके ऊर्जा इकट्ठा करते हैं और प्रतिरोध ऊर्जा को निकालता है। तो ये थे अपने दोनों भाग, सक्रिय और असक्रिय। इनमें बनने वाले सवाल मैंने आपको बता दिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने जिस भी प्रकार के सवाल हैं वो आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इन्हीं इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में। इसका बेसिक बिल्कुल इंडक्टर और कैपेसिटर है। अपने जहाँ पे भी ऐसी मशीनें काम आएगी वहाँ इंडक्टर और कैपेसिटर लगभग अपने काम आते हैं। हर जगह आपका इंडक्टर काम में आएगा। तो इंडक्टर का जो किसी भी प्रकार का सिद्धांत हो, 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक उसका व्याख्यान किया जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।